जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 30 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम आतंकी हमले के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, यानी मार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, जिसमें जो अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उसके 3 आतंकवादियों को, 3 दरिंदों को मार गिराया गया है। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, डिटेल से समझते हैं। तो ऑपरेशन महादेव के बारे में अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डाचीगाम जंगल और जो लिडवास क्षेत्र है वहाँ पर चलाया गया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, पैरा स्पेशल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने हिस्सा लिया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और अन्य आतंकियों को ढूंढ करके मारना। दरिंदों को मारने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था और इसका परिणाम ये हुआ कि जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके 3 आतंकवादियों को, 3 दरिंदों को मार गिराया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये 22 अप्रैल 2025 को हुआ था जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। ठीक है, इसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक शामिल था। चलिए कुछ प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन कालनेमी की बात करें तो यह उत्तराखंड में अभी हाल ही में चलाया गया था। तो इसका उद्देश्य था कि साधु संतों के वेश में जो बहरूपिये आते हैं उनको पकड़ना। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। तो ईरान से ये नागरिक वापस लाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 ये सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो भारत ने इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए, उनकी मानवीय सहायता भेजने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट ये उत्तराखंड में चलाया गया था वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेमोना परेरा ने किस नृत्य का 170 घंटे प्रदर्शन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो दोस्तों मैंगलोर की रहने वाली हैं रेमोना परेरा। तो उन्होंने कंटिन्यू 170 घंटे भरतनाट्यम करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछला जो रिकॉर्ड था वो 127 घंटे का था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड रेमोना ने तोड़ दिया है और उनका जो नया विश्व रिकॉर्ड है वो 170 घंटे का है। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों भरतनाट्यम की। तो यह तमिलनाडु का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर अट्टम या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से हिंदू धार्मिक विषयों, विशेषकर शैव और वैष्णव परंपराओं से प्रेरित है। इसकी कुछ प्रमुख नर्तक हैं जैसे MS सुब्बुलक्ष्मी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई। यहाँ पर बात हुई है डांस की, नृत्य की। तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम और छऊ नृत्य ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ये भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, इन सभी को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बॉम्ब गजब लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा तुर्की। तो तुर्की ने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बॉम्ब गजब लॉन्च किया है। गजब का तुर्की भाषा में अर्थ होता है क्रोध, और ये जो बॉम्ब है इसका वजन कितना है? 970 किलोग्राम का, और यह एक थर्मोबैरिक गैर परमाणु बॉम्ब है। तुर्की की बात करें तो इसकी कैपिटल अंकारा है और यह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो है रजब तैयब एर्दोगन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है तुर्की लीरा। तुर्की को पूर्व और एशिया का पुल कहा जाता है। ठीक है, इसकी सीमा काला सागर से लगती है,
भूमध्य सागर से, ग्रीस से, बुल्गारिया से, सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया और जॉर्जिया से लगती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी तुर्की के बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा जबलपुर में। तो दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर देश का पहला मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जहाँ पर MBBS की पढ़ाई पूरी तरह से हिंदी में होगी और इसकी जो पुस्तकें होंगी, जो बुक्स होंगी, वो हिंदी में होंगी। 2027-28 से ये कॉलेज शुरू होने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आने वाले समय में यहाँ पर हिंदी माध्यम से पढ़ाई होगी। चलिए कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में हुई है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में हुआ है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, ओडिशा में हुआ था। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनोनेंको ने, जो कि रूस के हैं। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहां पर की गई है? सरयू नदी में। अगला क्वेश्चन है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। ठीक है, तो इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और स्पेन के बीच हुआ था स्विट्जरलैंड के वेसल में। तो इसको जीता किसने है? इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और इसका आयोजन किसने किया है? UEFA ने। ठीक है, यानी यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ ने इसका आयोजन किया है। इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार महिला यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, यहाँ पर फुटबॉल की बात हुई है तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट GK डिस्कस करते हैं। जैसे फुटबॉल का पहला फीफा विश्व कप कब हुआ था? 1930 में। पहला फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? उरुग्वे ने। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और फीफा विश्व कप में सबसे अधिक बार कौन जीता है? सबसे अधिक बार किसने जीता है? ब्राजील ने 5 बार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया है। हालांकि इसकी घोषणा बजट 2025 में की गई थी। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 27 जुलाई 2025 को मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इसी मन की बात कार्यक्रम में उनके द्वारा ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनका डिजिटलीकरण करना, उनका संरक्षण करना और सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना। अब ये पांडुलिपि क्या होती है या मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, प्राचीन समय में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि कंप्यूटर थे या फिर कागज़ था, तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। तो उस समय जो चीज़ लिखी जाती थी वो या तो ताम्र पत्र पर लिखी जाती थी, ताड़ पत्र पर लिखी जाती थी, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती थी जिस पर मतलब ज़्यादा दिनों तक उसको संरक्षित किया जा सके और उसको हाथ से लिखा जाता था। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट हैं इन्हें हम पांडुलिपि बोलते हैं। तो इन्हीं को संरक्षित करने के लिए, इन्हीं का डिजिटलीकरण करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो पांडुलिपि होती है इसे हस्तलिपि या हस्तलेख या मातृका ग्रंथ भी बोला जाता है। और इसमें ज़्यादातर वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिष, ज्ञान, दर्शन, इतिहास, ये सभी के जो कुछ दस्तावेज हैं वो लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है। यानी उनका जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल है वो 8 वर्ष 132 दिन हो गया है। यानी 29 जुलाई 2025 तक उनका जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष 132 दिन हो गया है।
तो 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी भी वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा है। गोविंद बल्लभ पंत 8 वर्ष और 127 दिन अपने पद पर रहे हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है दोस्तों? लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो योगी आदित्यनाथ जी 8 साल 132 दिन, गोविंद बल्लभ पंत 8 वर्ष 127 दिन, मायावती 7 वर्ष 16 दिन, मुलायम सिंह यादव 6 वर्ष 214 दिन, डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन और अखिलेश यादव 5 वर्ष 4 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नापने वाटरफॉल सिंधु दुर्ग में। तो महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज नापने वाटरफॉल सिंधु दुर्ग में बनाया गया है और यह ट्रांसपेरेंट ग्लास स्काई वॉक है। इसकी लंबाई है 30 मीटर की, चौड़ाई है 2.5 मीटर की और इसकी क्षमता है एक बार में 20 लोग। और दोस्तों इसकी खासियत या इसकी विशेषता ये है कि यहाँ नीचे से एक झरना बहता है जो कि एक रोमांचक दृश्य बनता है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना होती है। मुंबई इसकी राजधानी है। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बीजेपी के हैं। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र के बारे में करंट अफेयर्स की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभी हाल ही में एक विधेयक पारित किया है। महाराष्ट्र ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा भी हाल ही में दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने की अभी हाल ही में घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन या जेजेएम का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है? आंसर हो जाएगा 2028, यानी जल जीवन मिशन को अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 2019 में ये मिशन शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था हर ग्रामीण घर को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, यानी नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो जल आपूर्ति की बात कही गई थी उसमें यह कहा गया था कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रदान किया जाएगा। जल जीवन मिशन का नोडल मंत्रालय कौन है? जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज वाले राज्य और यूटी कौन है? गोवा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। देखिए केंद्र सरकार की एक योजना की बात हुई है तो चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। इसमें जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनको आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर लगा करके प्रति परिवार हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था खुले में शौच मुक्त स्वच्छ भारत बनाने के लिए। दोस्तों मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बीपीएल महिलाओं को फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रति परिवार 5 लाख तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई है असंगठित क्षेत्र के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाघों की स्थिति पर एक नई रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो वह विश्व में 3रे स्थान पर है। जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है ये असम राज्य में स्थित है। तो अभी असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, उनके द्वारा वैश्विक बाघ दिवस यानी 29 जुलाई को
एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि टाइगर से संबंधित है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व है वो बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में 1307.49 वर्ग किलोमीटर के रिजर्व में 148 टाइगर हैं, यानी कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं? 148 टाइगर रिजर्व में। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व में जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 18.65 बाघ रहते हैं। तो इस प्रकार से बाघ घनत्व के मामले में काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, और फिर दूसरे नंबर पर है जिम कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और तीसरे नंबर पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित है जो कि असम में है। इसकी स्थापना 1905 में रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में हुई थी। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। दोस्तों, इसका जो एरिया है वो लगभग 430 वर्ग किलोमीटर का है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1985 में घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व 2007 में घोषित किया गया था। यहाँ पर एक सींग वाला जो भारतीय गैंडा है वो पाया जाता है। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ और मंथली करंट अफेयर्स की, ईयरली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को दिया गया है? 17। ग्लोबल स्पेक्स 2023 पहल किसने शुरू की है? WHO ने। किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की है? बिहार। फिशु विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 12। और इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये डबल हो गया है। इसरो के द्वारा 2026 तक कितने नाभिक सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? 3। AI मॉडल लैटेम GPT किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? लैटिन अमेरिकी देशों के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। CRPF का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर डिस्कस करेंगे। जैसे रोम है जो कि इटली में है, टाइवर नदी के किनारे है। लंदन है इंग्लैंड में, थेम्स नदी के किनारे। पेरिस है फ्रांस में, सीन नदी के किनारे। मॉस्को है रूस में, मोस्कावा नदी के किनारे। खार्तूम है सूडान में, नील नदी के किनारे। काहिरा है मिस्र में, नील नदी के किनारे। अस्वान है मिस्र में, नील नदी के किनारे। इसके अलावा बोन जर्मनी में है, राइन नदी के किनारे। कोलोन है जर्मनी में, राइन नदी के किनारे। और बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, ये स्प्री नदी के किनारे है। तो इन सभी शहरों को आप नोट कर लें। और ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, वो किस नदी के किनारे है। देखिए, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है। तो उनका संबंध चेस से है, यानी शतरंज से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर शतरंज बताया हुआ। आज आपके लिए क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो मंथली करंट अफेयर्स या हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ऐप पर 2024 से 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज ऐप पर मिलेगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।